हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पीआर मेमोरियल की तरफ से आप लोगों को यूट्यूब क्लासेस चैनल पर सारे लेक्चर प्रोग्राम को सेट किया जा रहा, उस लेक्चर को आप लोग स्टूडेंट अटेंड करिए और अच्छा रिस्पांस मिले, ताकि जो है आप आगे चल के भविष्य में ये सब चीज़ें उसमें नॉलेज ले पाएँ और सही डायरेक्शन में आप जाएं। ठीक है, देखिए क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जैसे अच्छे टीचर से, अच्छे फैकल्टी से अगर गाइड होते हैं तो उसमें अच्छे परफॉर्मेंस आगे चल के आपको बेहतर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके गोल क्या है, जो आप यहाँ पर आपने ट्रेनिंग कर रहे हैं पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो आपका ये कर्तव्य है कि ट्रेनिंग के दौरान जो 2 इयर्स का ट्रेनिंग होता है उसमें आपका सही डायरेक्शन और किस फील्ड में आपको बेहतर अच्छी जानकारी कितना हो सके उतना प्राप्त कर लेना चाहिए। ये आपकी अच्छी सुविधा के लिए इस कॉलेज में या इस इंस्टीट्यूट में आप लोगों को दिया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाएं स्टूडेंट और आगे बढ़ें। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसी के कुछ पार्ट है जिसे बोलते हैं प्लाटर्स। ओके गाइज, क्या है इसके प्लाटर? देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आने की कुशल स्किल। ठीक है, इसका ये तथ्य होता है कि स्टूडेंट आपने भविष्य में जैसे आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम होता है, यानी कि बहुत से कोर्सेज प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट ITI और अन्य फील्ड में जो स्टूडेंट है उनके लिए बेहतर तरीका है कि उनको भी सीखने का मौका दे रहा है। जो स्किल्स माध्यम से जो प्रोवाइड हो रहा है, ये बहुत अच्छा बेहतर तरीके इन लोगों के स्टूडेंट के लिए हित में है। ठीक है, तो उसी के हम कुछ जो है कि टॉपिक्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पहले की जो भी आप लेक्चर लिए थे उसमें आपका 2 टॉपिक कवर हो गया था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर एक टॉपिक के उद्देश्य। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लेते हुए आगे का जो प्रोग्राम, जो शेड्यूल हमारा है कि आगे जो टॉपिक है उसको हम आपको परफॉर्म करके बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को ये जो टॉपिक है प्लाटर्स के आप लोग नाम भी सुन रहे हो। प्लाटर्स बहुत उपयोगी भी होता है, प्लाटर्स के बहुत जहाँ उपयोग में लाया जाता है, जो कि प्लाटर से ही आपको कोई चीज़ प्रिंटिंग होती है। ठीक है, आइए समझते हैं प्लाटर क्या होता है। ठीक है, प्लाटर जो होता है स्टूडेंट, हमारा एक प्लाटर का प्रयोग अच्छी गुणवत्ता यानी कि बेस्ट क्वालिटी वाली एक प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बड़े बड़े चित्र जैसे इमारतों के नक्शे, कॉलोनी मैप, मास्टर प्लान और वस्तु चित्र आदि बनाने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा फ्लैट बेड प्लाटर, दूसरा हमारा क्या होता है ड्रम प्लाटर। ठीक है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक हमारा क्या है फ्लैट बेड प्लाटर और सेकंड हमारा है ड्रम प्लाटर। ठीक है, ड्रम बेड प्लाटर कह सकते हैं या ड्रम प्लाटर। ओके गाइस, अब उसके बाद हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहला हमारा जो है फ्लैट बेड प्लाटर। यह क्या होता है स्टूडेंट? यह एक प्रकार का आपका देखा जाए फ्लैट बेड प्लाटर, एक प्रकार के प्लाटर में एक ऐसी हॉरिजॉन्टल या नहीं वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल में एक सतह पर कागज स्थिर यानी कि फिक्स किया जाता है। अब उस कागज में जो फिक्स किया जाता है, एक भुजा के आगे पिन लगा दिया रहता है जो हमारा x और y की दिशा में देता है। क्या स्टूडेंट? x या y, x व y के डायरेक्शन में दिया जाता है। ठीक है,
उस एक्स वाई के डायरेक्शन में जब दिया जाता है स्टूडेंट, तो वह अक्ष के दिशा में चल सकता है और चलता है। उस पेन वह नीचे की दिशा में भी चलकर कार्य करता है। तो उस फील्ड को हम प्लाटर या अनेक रंगों में प्रिंटिंग कर सकते हैं। एक रंग की प्रिंटिंग वाले प्लाटर में एक पेन लगा होता है, जबकि अनेक रंग वाले प्लाटर में कई पेन लगे होते हैं, जो कि हमारा अलग अलग रहता है, यानी कि अलग अलग रंगों में प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी तरफ दिखता होगा, आप लोग जो बड़े बड़े बैनर बनते हैं या बड़े बड़े होर्डिंग बनते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उस बैनर में प्लाटर के द्वारा ही एक प्रिंट करके द्वारा भेज जाता है। ठीक है, तब वो हमारा क्या करता है, प्रिंट करके देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है ड्रम प्लाटर। तो आप लोग स्टूडेंट बताइए ड्रम प्लाटर किसे कहते हैं, बताइए, क्योंकि ड्रम प्लाटर एक इम्पॉर्टेंट ए भी है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि ड्रम प्लाटर होता क्या है। देखिए, जो ड्रम प्लाटर होता है, यह हमें कागज का एक ड्रम पर लिपटा रहता है। यह हमें ड्रम आगे व पीछे घुमाता है, जिसके साथ ही कागज भी आगे पीछे घूमता है। इसमें पेन सरल रेखा में दाईं या बाईं तरफ, यानी कि दाईं से बाईं तरफ चलता है, जो कि इसका नियंत्रण कंप्यूटर के निर्देशों द्वारा किया जाता है। यह एक या एक से अधिक रंगों की प्रिंटिंग कर सकता है। इसकी जो है प्रिंटिंग की गति इंच प्रति सेकंड की दर से मापी जाती है। किसमें स्टूडेंट, इंच प्रति सेकंड की दर से मापी जाती है, जो हमारा ड्रम प्लाटर होता है। ड्रम प्लाटर, इसी उद्देश्य से इसका ड्रम प्लाटर नाम रखा गया। अब नेक्स्ट आपका हार्ड, नेक्स्ट समझते हैं आपका जो है ड्रम हो गया। नेक्स्ट आपका बताते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या होता है स्टूडेंट, लिख लीजिए इसी का आगे। हार्ड कॉपी आउटपुट। अब कहें हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए हार्ड कॉपी आउटपुट जब हम परिणामों को प्रिंटर या प्लाटर द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो यह हमें हार्ड कॉपी कहलाती है। यानी कि हार्ड कॉपी रिजल्ट की अस्थायी कॉपी होती है, जो यानी कि बिना कंप्यूटर की सहायता में पढ़ा जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि सीपीयू। सीपीयू कहते हैं कि एक जो कंप्यूटर का एक मेन पार्ट, यानी कि एक ब्रेन माना जाता है सीपीयू को। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो कि इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, यानी कि ब्रेन भी कहते हैं। सभी इनपुट एवं आउटपुट उपकरण, सभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज जो होती है, इससे जुड़े रहते हैं। इसके केंद्रीय रोल के कारण इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कहते हैं। अब सीपीयू की कार्य करने की गति बहुत अधिक तीव्र होती है, जिसे मेगाहर्ट्ज यानी कि एमएचजेड यानी कि मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मेगाहर्ट्ज जो कि हमारा यह गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज दो में मापन किया जाता है। एक हमारा मेगाहर्ट्ज, दूसरा हमारा गीगाहर्ट्ज। ठीक है, या मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है ऐसे उपकरण जो सीपीयू से बाहरी रूप में जुड़े होते हैं। जो हमारा सीपीयू बाहरी रूप में जुड़े होते हैं पेरिफेरल उपकरण कहलाते हैं। जो हमारा सीपीयू के बाहरी तरफ, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, ये हमारा क्या है, इससे जुड़ा होता है, तो हमें उसे क्या बोला, पेरिफेरल उपकरण, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जो हमारा सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं, जो कि इनपुट डिवाइसेज से सूचना प्राप्त कर आउटपुट डिवाइसेज में भेजने तक का कार्य करता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है स्टूडेंट, मेमोरी की देखिए कई पार्ट होते हैं। एक आपका ब्लॉक डायग्राम स्ट्रक्चर आपको बनाया है सामने, इसे समझते हैं। ठीक है,
जो हमारा एक प्रकार से ये मेमोरी है, इस मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहले नंबर समझ लीजिए जो हमारा मेमोरी के बारे में जान लीजिए, तब उसके बाद इस फिगर डायग्राम से आप लोगों को देते हैं सूचना। ठीक है, चलिए मेमोरी के बारे में समझते हैं। जो हमारा मेमोरी होता है यानी कि कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह, वर्किंग स्टोरेज होता है। यह हमारे कंप्यूटर का यह भाग है जहां डाटा की सूचना और प्रोग्राम की प्रक्रिया के दौरान स्थित रहता है और हमें आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध रहता है। इस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी यानी कि फर्स्ट मेमोरी यानी कि प्राइमरी स्टोरेज एंड मेन मेमोरी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी। ठीक है, जब हमारे उस जो है डाटा को सूचना एक प्रोग्राम की प्रक्रिया पर मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। अब प्रत्येक मेमोरी की जो संग्रह यानी कि संग्रह का स्थान होता है उनकी संख्या एक निश्चित होती है, लेकिन मेमोरी लोकेशन यानी कि मेमोरी लोकेशन जो होती है तब उसे हमें यह दर्शाता है कि जो 128 KB से लेकर 256 KB या 512 CMB और 1 GB या 2G या 4G आज जो होता है, जो हमारे कंप्यूटर के एक विद्यमान रहती है यानी कि उस पर डिपेंड रहती है। जैसे प्रत्येक स्थान का एक पता होता है और ठीक उसी प्रकार की प्रत्येक मेमोरी के एक लोकेशन का एक पता होता है। यह हमें पता चलता है कि मेमोरी का एड्रेस कहलाता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी का वर्गीकरण आपके साथ दिख रहा है। कंप्यूटर का जो मेन इसे स्थापित किया गया है, इसे समझते हैं। देखिए हमारा एक मेमोरी का स्टेप है जो हमारा एक पार्ट है। अब मेमोरी के पार्ट में कई डिपार्टमेंट बांटा गया है। पहला हमारा प्राइमरी स्टोरेज व मेन मेमोरी, और हमारा सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी, जिसे बोलते हैं एक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, अब हम प्राइमरी यानी कि प्रथम यानी कि प्राइमरी में दो पार्ट किए गए हैं। दो पार्ट, एक हमारा रैम होता है, दूसरा रैम होता है, एक हमारा रोम होता है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और हमारा जो रोम होता है इसमें बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ओके गाइस, अब हम चलते हैं इसके बाद सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट किए जाते हैं, जो कि हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, दूसरा हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। ऑप्टिकल मैग्नेटिक मेमोरी में क्या स्टेप है, इसमें जो एग्जांपल के लिए इसमें जो है फ्लॉपी स्टोरेज एंड मैग्नेटिक टाइप पाए जाते हैं, और हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज में इसमें CD एंड DVD में पाया जाता है। ओके गाइस, अब इसी के दौरान हम प्राइमरी मेमोरी में फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं, किसमें बढ़ते हैं, रोम में। रोम में हम देखते हैं कि इसमें दो पार्ट दर्शाया गया है स्टूडेंट। जैसे रोम में यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जो है कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या होता है, रैम में। इसमें SRAM यानी कि स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसका जो है कि रैम के सेकंड पार्ट जो होता है DRAM, जिसे बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब चलते हैं इसी के साथ रोम को भी कितने पार्ट किए जाते हैं, इसमें एक पार्ट। ठीक है, जिसे EEPROM, इसे फुल फॉर्म होता है EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली एंड इरेसेबल प्रोग्राम रोम। ठीक है, इसमें आप लोग राइट कर दीजिएगा। देखिए EEPROM, ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तब आपको बता रहा, पूरा नाम इसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम रोम, यानी कि यह हमारा एक प्रकार से इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्राम जिसे बोलते हैं रोम। ठीक है, अब इसी के जो है कि सेकंड होता है EPROM, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्राम रोम। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट में PROM, जिसे बोलते हैं प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस स्टेप को इसी तरीके से हम फॉलो करते हैं। एक मेन मेमोरी में इतनी सारी चीजें प्रोग्राम को ऑपरेट करता है। ओके गाइस, अब इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम समझते हैं प्राइमरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी और मेन मेमोरी होता क्या है स्टूडेंट? देखिए हमारे मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी यह संग्रह यानी कि यूनिट का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है यह निर्देश व डाटा को मुख्य मेमोरी से ही पढ़ता है। यह दो पार्ट होते हैं, यह दो पार्टों में कार्य करता है। पहला हमारा है डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाता है। क्या करता है? डाटा को माइक्रो प्रोसेसर के तक पहुंचाता है। और सेकंड होता है माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम यानी कि रिजल्ट को संग्रह करता है। जबकि कंप्यूटर में कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो हमें जब कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो उसमें उसका जो है अर्थ प्राइमरी मेमोरी से होता है। यह दो पार्ट में किया जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट हमें देखते हैं राउंड यानी कि रीड ओनली मेमोरी और दूसरा राउंड यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, पहला हम समझते हैं राउंड जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, राउंड स्टूडेंट रीड ओनली मेमोरी। यह हमारा रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। यह मेमोरी नॉन वॉलेटिली मेमोरी होती है। यह अर्थात कहा जाता है कि इसकी जो है सूचना यानी कि सूचना अस्थायी परमानेंट जो रूप होता है परमानेंट रूप से संग्रहित करती है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के चले जाने पर यह सूचना नष्ट नहीं होता है। यह हमारा निम्न 3 प्रकार के होता है, जैसे कि आप लोगों को हम दर्शाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दर्शाए हैं तो इसको अगर हम गायब कर देते हैं, ठीक है, इस स्टेप को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है राउंड। ठीक है, अब ये 3 भागों में डिवाइड कीजिए राउंड का। ठीक है, 3 पार्टों में आप लोग दिख रहा है PROM, दूसरा EPROM और डबल EPROM। 3 पार्टों में विभाजित किए जो कि हमारा राउंड के अंतर्गत है। अब हम PROM फर्स्ट में हम चलते हैं, जिसे बोलते हैं PROM। ठीक है, PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसमें समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जो मेमोरी होती है एक बार प्रोग्राम का संग्रहित, एक बार प्रोग्राम को स्टोर करने के पश्चात बदला मिटाया गया या नहीं जा सकता है। इसे हम एक बार लिख कर या लिख जाता है तो बार बार पढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखते हैं मेमोरी जो होती है उसको हम कई बार देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं EPROM। क्या है EPROM जो हमारा सेकंड है, इसको समझते हैं, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार की जो मेमोरी होती है इसमें प्रोग्राम का संग्रह करने के पश्चात बदला या मिटाया जा सकता है। इस मेमोरी से प्रोग्राम को हटाने के लिए परावैज्ञानिक यानी कि परावैज्ञानिक किरणें जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है और ये नए प्रोग्राम को संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं EPROM। हमारा थर्ड पॉइंट जो है डबल EPROM। क्या है स्टूडेंट? थर्ड प्रोग्राम जो है डबल EPROM। ठीक है, इसको समझाते हैं स्टूडेंट। देखिए डबल EPROM जो है इसे जो एक प्रकार से इलेक्ट्रिकली इरेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस मेमोरी में जो हमें यह दर्शाती है कि मेमोरी के जो प्रोग्राम को आवश्यक पढ़ने पर इलेक्ट्रिसिटी तरंगे द्वारा मिटाए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम डाले जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं डबल EPROM। ओके गाइज, अब डबल EPROM के नेक्स्ट भाग चलते हैं, यानी कि रैम के रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते किसे हैं। इस मेमोरी की सूचना
को पढ़ा हुआ लिखा जा सकता है तथा इसमें सूचनाओं का संग्रह भी किया जा सकता है। यह हमारा रैंडम शब्द का एक अर्थ है कि इस प्रकार की मेमोरी में सभी लोकेशन को पढ़ने या लिखने में समान समय लगता है। यह हमें एक मेमोरी तरह है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर इसमें संग्रह किए गए डाटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक अस्थायी मेमोरी मानी जाती है। यह हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा स्टैटिक रैम जिसे बोलते हैं SRAM, एक हमारा स्टैटिक रैम होता है, दूसरा हमारा डायनेमिक रैम होता है जिसे हम बोलते हैं DRAM। ठीक है, पहला हम समझते हैं SARM रैम जिसे स्टैटिक रैम से नाम से दर्शाया जाता है, यानी कि SRAM। ठीक है, इसे हम स्टैटिक्स रैम के अनुसार दर्शाते हैं। इस मेमोरी में सूचना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर अस्थायी बनी रहती है और इसलिए इसके अतिरिक्त सर्किटें जो होती है आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मेमोरी DRAM की तुलना में तीव्र कार्य करती है। यह मेमोरी महंगी होने के कारण यानी कि बहुत ज़्यादा मांग होता है, अधिक मांग होता है, महंगी होने के कारण साथ अधिक मेमोरी के रूप में काम में नहीं ली जा सकती। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? SRAM यानी कि स्टैटिक रैम। ठीक है, अब DRAM का समझते हैं। DRAM जो होता है स्टूडेंट, यह हमारा एक प्रकार की गतिशील मेमोरी है, यानी कहा जाता है मेमोरी के जो गतिशील होती है इसमें पावर सप्लाई मिलते रहने की सूचना क्या करता है? मिलते रहने की सूचना लीक यानी कि लॉस हो जाती है, जिससे इसमें अतिरिक्त जो रिजनरेटर होता है वो हमारे सर्किट की आवश्यकता होती है जो कि सूचना के अतिरिक्त सूचना को यथापश्चात बनाया जा सकता है। यह हमारे मेमोरी SRAM की तुलना में धीमे कार्य करता है। इस मेमोरी का घनत्व डेंसिटी यानी कि डेंसिटी अधिक होती है। यह हमारा इनकी जो कीमत होती है बहुत कम होती है, इनकी कीमत जो है कम होती है, इसलिए इनका प्रयोग मेन मेमोरी के रूप में दिया जाता है या लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया रैम एंड रोम। ठीक है, इस स्टेप को स्टूडेंट आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम आप लोगों को नेक्स्ट आपको रैम एंड रोम के बारे में दोनों में अंतर। ठीक है, पहले नंबर जान लीजिए दोनों में क्या अंतर है। आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम एंड रोम दोनों पार्ट में बताया। देखिए, रैम जो होता है हमारा इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है, बट जो रीड ओनली मेमोरी होती है रोम होती है इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को केवल पढ़ा ही जा सकता है। और दूसरा पॉइंट इसमें होता है यह मेमोरी वॉलेटाइल होती है अर्थात सप्लाई के बंद होने पर इनमें संग्रहित सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। और रोम में हमारा क्या होता है? रोम में हमारा यह मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है जो हमारा करंट सप्लाई के बंद होने के बाद भी इसकी सूचना बनी रहती है। और इसमें थर्ड पॉइंट ये होता है रैम हमारा थर्ड पॉइंट ये रहा है स्टूडेंट, इसमें सूचनाओं को पढ़ने अथवा लिखने का कार्य यूजर द्वारा किया जाता है। ठीक है, और रोम में क्या होता है? रोम में सूचनाओं को लिखने का कार्य कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा होता है। जैसे BIOS हो गया, BIOS प्रोग्राम रोम में ही संग्रहित होता है। अब इसमें रोम में फोर्थ पॉइंट यह होता है स्टूडेंट कि जो हमारा SRAM होता है वह DRAM होता है, और लेकिन रोम में हमारा जो है PROM होता है। जैसे हम आपको 3 स्टेप बताए थे, ये हमारा रोम में होता है स्टूडेंट, यानी कि रोम में होता है। ओके, यानी कि PROM और EEPROM और EPROM। ठीक है, इसी तरह आपके सारी प्रोसेस रैम और रोम के बारे में आई होप आप लोग बता दिए हैं, अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी रहेगा। ठीक है, अब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में आप लोगों को सही तरीके से बता दिए हैं। ओके गाइज, तो आज की क्लासेस यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट डे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।